एवरीवन। राजस्थान जेईएन यानी राजस्थान जूनियर इंजीनियर जो वैकेंसीज आरएसएम एसएसबी की है, उनकी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का वेलकम है। और ये क्लासेस हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, जो इस बार जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है आरएसएम एसएसबी का, उसमें अपियर होने जा रहे हैं। देखिए, बीच में हमारी 26 तक क्लासेस हो चुकी थी, क्लास नंबर 26 तक। कुछ टाइम के लिए क्लासेस बीच में स्टॉप हो गई थी, अभी वापस से क्लास 27 से हम रिज्यूम कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। ये जो क्लासेस है हमारी कोई सब्जेक्ट टॉपिक्स के ऊपर क्लासेस नहीं है, ये क्लासेस जो है हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार एग्जाम में आ सकते हैं, जिनके आने के चांसेस है, या उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है जो कि इस बार एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब जो ये क्लास 27 जहां से हम रिज्यूम कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। उसके बारे में मैं बाद में बताता हूं, बट इससे पहले जो क्लास 26 तक जो सब्जेक्ट हम कवर कर चुके हैं वो हो चुके हैं हमारे स्ट्रक्चर के दोनों सब्जेक्ट, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। देन सर्वेइंग हो चुका है, उसके बाद हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन हो चुका है। अभी हम क्लास 27 से जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। देखिए, आरएसएम एसएसबी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें दोनों टॉपिक, यानी एक टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल्स जिसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ब्रॉडली स्टोन्स आता है, रॉक आता है, एंड ब्रिक्स, मोटार है, लाइम है, सीमेंट है, कुछ रोड मटेरियल्स है, एसफाल्ट है, ठीक है, बिटुमिन है, और ग्लास वगैरह का भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तो वो टॉपिक है। दूसरा है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो किस टॉपिक्स में आते हैं, कंक्रीट मिक्स हो गया, यानी मिक्स डिजाइन से रिलेटेड। ठीक है, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। कंक्रीट की प्रॉपर्टी मतलब वर्केबिलिटी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंड जितनी भी तरह की प्रॉपर्टीज है, या W/C रेशियो के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो। तो दोनों टॉपिक यानी बिल्डिंग मटेरियल से जो नॉर्मली देखा गया है करीब 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं इस एग्जाम में, और कंक्रीट टेक्नोलॉजी से 2 से 3। तो अगर हम ब्रॉडली पकड़े तो ये मान के चलिए जो आपके 80 टेक्निकल क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से 9 क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी में से आएंगे। ठीक है ना, सो ये 9 क्वेश्चन का मतलब होगा करीब 12% के आसपास का वेटेज हो गया। तो ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज का जो पहला टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, ठीक है, क्लास 27 में, वो है स्टोन्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। मैं एक बार डिटेल सिलेबस बता देता हूं इसका कि आपको इसके अंदर से क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ने टॉपिक्स वो है सोर्सेज ऑफ स्टोन्स। देन क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक है वो 3 तरीके से होता है, जियोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल। जियोलॉजिकल में 3 तरह के क्लासिफिकेशन है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। फिजिकल के अंदर स्ट्रेटिफाइड जो लेयर्स में होती है, ठीक है, अनस्ट्रेटिफाइड एंड फोलिएटेड रॉक्स। केमिकल के अंदर सिलिसियस, आर्जिलेसियस एंड कैल्सेरियस। ये 3 तरह की रॉक्स है। तो ये रॉक्स क्या होती है, इनके एग्जाम्पल्स क्या है, वो हमको पढ़ना है। ठीक है, और सेडिमेंट्री तो मेटामॉर्फिज्म हो रहा है या किसी ओरिजिनल शेप से कन्वर्जन हो रहा है, उसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, उसके बाद है हम स्टोन्स के ऊपर आ जाते हैं कि स्टोन्स की क्वेरिंग कैसे करते हैं, मतलब स्टोन को हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, उसके मेथड्स क्या है। जैसे ब्लास्टिंग एक मेथड है, तो ब्लास्टिंग के अंदर क्या क्या एक्सप्लोजिव यूज होता है, वो सब चीजों के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। स्टोन्स की ड्रेसिंग कैसे करते हैं, ठीक है, कौन कौन से मेथड्स है उसके लिए। स्टोन्स के टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। टेस्ट किस किस प्रॉपर्टी के लिए होते हैं, हार्डनेस प्रॉपर्टी हो गई, इंपैक्ट वैल्यू, ड्यूरेबिलिटी, वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन के ऊपर लास्ट टाइम में भी क्वेश्चन आया है आरएसएम एसएसबी में। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। एसिड टेस्ट हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, इन सब टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। देन उसके बाद आता है स्टोन्स को हम प्रिजर्व कैसे करते हैं, यानी प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन्स, ठीक है ना। इसके लिए बेराइटा यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड वगैरह यूज भी करते हैं। देन स्टोन्स का डिटोरिएशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है सिलेबस के जो यहाँ मैंने डिटेल में बताए। इन टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी, एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं, और फिर ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आज का क्लास जो हमारी 27 है वो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन पॉसेस मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ, है ना। क्रशिंग स्ट्रेंथ यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कौन सा स्टोन है जिसकी सबसे कम होती है। तो जो ए ऑप्शन है वो है स्लेट, दूसरा है सैंडस्टोन, बेसाल्ट एंड लाइमस्टोन। ठीक है, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन आपको पता है ये क्या, दोनों सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है ना। बेसाल्ट जो है बेसिकली क्या है, इग्नियस रॉक है, और स्लेट जो है मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। अगर हम क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो मान के चलिए आप जो सेडिमेंट्री रॉक होती है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, तो आंसर बी या डी में से होगा।
हम डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, स्लेट इज मेटामॉर्फिक रॉक हैविंग क्रशिंग स्ट्रेंथ स्लेट की कितनी है, 206 से 370 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। बेसाल्ट जो इग्नियस रॉक है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ है 150 से 185। फिर अगेन हम आ जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा था, सेडिमेंट्री रॉक। तो सैंडस्टोन लाइमस्टोन दोनों सेडिमेंट्री रॉक है, दोनों की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है मेटामॉर्फिक और इग्नियस से कम होती है नॉर्मल केस के अंदर। तो सैंडस्टोन की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 64 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है और लाइमस्टोन की जो है वो 54 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन, यानी डी ऑप्शन। तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको क्रशिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है तो आप उसमें लिखेंगे सेडिमेंट्री की सबसे कम होती है इन जनरल, राइट। और सेडिमेंट्री में भी अगर सैंडस्टोन लाइमस्टोन की बात कर रहा है तो लाइमस्टोन की उससे कम होती है, ठीक है। अगर डेटा याद भी नहीं है तो हमको एटलीस्ट ऑर्डर याद होना चाहिए कि सबसे कम लाइमस्टोन की, देन सैंडस्टोन की, फिर उसके बाद जो बात करेंगे हम इग्नियस रॉक की, देन उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2, स्टोन एट्रिशन वैल्यू यानी ड्राई टेस्ट। इसमें दोनों होते हैं, वेट टेस्ट एंड ड्राई टेस्ट। फॉर गुड क्वालिटी स्टोन सुटेबल एज रोड मटेरियल शुड नॉट बी मोर देन बाय, ठीक है। इसमें क्या है कि नॉर्मल स्टूडेंट आंसर 3 या 4% में से देंगे, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे मैं अभी वो जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है नॉर्मली और जिसका आंसर 3 या 4% होता है, वो क्वेश्चन भी मैं आगे लूंगा, ठीक है ना। वो क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन है। तो या इसी क्वेश्चन में आपको ये चीज एक्सप्लेन भी कर दूंगा अभी नीचे। देखिए, जो एट्रिशन टेस्ट होता है जो स्टोन के केस में करते हैं, यानी एग्रीगेट के केस के अंदर, वो हम करते हैं डेवल एट्रिशन टेस्ट, ठीक है। तो द एम ऑफ एट्रिशन टेस्ट इज डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन्स विद रेस्पेक्ट टू वियरिंग एक्शन, वियरिंग एंड टियरिंग एक्शन। यानी स्टोन्स की जो आपस में रबिंग होती है उसकी वजह से स्टोन्स का जो लॉस हो रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास एक पैरामीटर है वो है एट्रिशन टेस्ट। तो एट्रिशन टेस्ट जो हम करते हैं स्टोन्स के लिए वो डेवल एट्रिशन मशीन के अंदर होता है, ठीक है ना। एक डोरी मशीन होती है, एक डेवल मशीन होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेवल एट्रिशन मशीन के लिए। अब यहाँ पे जो ये बोल रहा है कि स्टोन्स की बात कर रहा है और वो बोल रहा है कि रोड मटेरियल के लिए, जब रोड की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, आईआरसी यानी इंडियन रोड कांग्रेस। तो आईआरसी क्या बोलता है, गुड क्वालिटी स्टोन्स के लिए आईआरसी की रिकमेंडेशन है जो एट्रिशन वैल्यू होती है शुड बी लेस देन 4%, 4% से कम होनी चाहिए अगर ड्राई एग्रीगेट है और 5% से कम होनी चाहिए अगर वेट एग्रीगेट है। तो यहाँ पे ड्राई टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो यानी जो एट्रिशन वैल्यू है वो 4% से कम यानी 4% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो शुड नॉट बी मोर देन बाई 4%। तो यहाँ आंसर तो ए बन गया आपका। अब जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है वो क्या है, अगर आपके पास जनरल पूछा जाता है ना, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है आपके पास कि ड्राई टेस्ट है या रोड मटेरियल की बात कर रहे हैं, एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्डिंग स्टोन के लिए, ठीक है ना। ये हम रोड मटेरियल की बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाता है फॉर गुड क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन, तो जो परसेंटेज वियर होता है या यू कैन से एट्रिशन वैल्यू होती है वो 3% से कम होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, एग्जाम में आया हुआ है। जो मैं फिर रिपीट कर देता हूं, अगर हम बिल्डिंग स्टोन्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए एट्रिशन वैल्यू या वियर वैल्यू 3% से कम होती है। लेकिन अगर हम रोड मटेरियल्स की बात कर रहे हैं कि रोड के अंदर जो स्टोन यूज होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एट्रिशन वैल्यू या वियर वैल्यू 4% से कम होनी चाहिए अगर ड्राई एग्रीगेट्स है और 5% से कम होनी चाहिए अगर वेट एग्रीगेट्स है, राइट। तो ये 3 वैल्यू याद रखनी है, 3, 4, 5। 3% बिल्डिंग स्टोन के लिए, 4% रोड मटेरियल के लिए ड्राई केस के अंदर, 5% भी रोड मटेरियल के लिए वेट केस के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। ए 100 ग्राम स्टोन सैंपल इज टेस्टेड इन डॉरीज हार्डनेस मशीन, ठीक है ना। ड्यूरिंग द टेस्ट इफ लॉस ऑफ मास इज ऑब्जर्व एज 22 ग्राम, 100 ग्राम में से 22 ग्राम का लॉस हो गया, ठीक है ना। डॉरी मशीन के अंदर हम क्या करते हैं कि एक ड्रम शेप की मशीन होती है, उसके अंदर कुछ जो आपका मटेरियल होता है, जो आपका सैंपल है उसको डाल देते हैं हम, यानी स्टोन्स के सैंपल को हम डाल देते हैं और उसके साथ कुछ स्टील के बोल्स को डालते हैं और फिर इस मशीन को रन करते हैं। जब मशीन रोटेट करती है सर्टेन आरपीएम के ऊपर, तो स्टील की बॉल की वजह से जो स्टोन्स या एग्रीगेट हमने डाले उनका डिटोरिएशन होता है ना, वो ब्रेक होते हैं। तो जितना उसका लॉस हुआ है वेट का यानी मास का, उस लॉस को हम कैलकुलेट करते हैं और उससे फाइंड आउट करते हैं कि स्टोन जो सैंपल है वो मीडियम हार्ड है, पुअर हार्ड है या क्या है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 100 ग्राम का सैंपल आपके पास ओरिजिनल है स्टोन्स का, और जब हमने डोरी मशीन के अंदर टेस्ट कंडक्ट किया तो 22 ग्राम का लॉस हो गया, यानी 78 ग्राम आपके पास सही सलामत था। तो ये पूछ रहा है कि देन इन टर्म्स ऑफ रोड वर्क स्टोन सैंपल में बी कैटेगराइज्ड विद,
देखिए, टू फाइंड आउट द हार्डनेस ऑफ स्टोन we calculate coefficient of hardness. If coefficient of hardness as worked out in hardness test should be greater than 17 for a stone to be used in road work with optimum hardness. अगर 14 से 17 के बीच में है तो हार्डनेस जो है वो मीडियम हार्डनेस है. अगर हार्डनेस कोफिशिएंट 17 से ज्यादा है तो उसको हम ऑप्टिमम हार्डनेस बोलते हैं. अगर हार्डनेस कोफिशिएंट की वैल्यू 14 से 17 के बीच में आ रही है तो उसको मीडियम हार्डनेस बोलते हैं. और अगर हार्डनेस की वैल्यू 14 से कम आ रही है तो इस तरह के स्टोन्स को हम पुअर हार्डनेस बोलते हैं. ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं. तो हार्डनेस कोफिशिएंट निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे? 20 माइनस लॉस इन मास जो ग्राम्स में डिवाइडेड बाई 3, ये फॉर्मूला है हमारे पास हार्डनेस कोफिशिएंट का, या यू कैन से कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस. तो यहाँ पे लॉस इन मास कितना है? 22 का है, तो 20 माइनस 22 अपॉन 3 यानी 12.67 हार्डनेस आ गई. तो ये हार्डनेस जो हमारे पास यहाँ पे आई है इट इज लेस देन 14, और 14 से कम होगी तो क्या बोलेंगे हम इसको? पुअर हार्डनेस. तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ए ऑप्शन. तो इस क्वेश्चन में आपको एक तो हार्डनेस का फॉर्मूला पता लग गया कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस का, दूसरा हमको ये कैटेगरी पता लग गई कि 14 से 17, 17 से ऊपर और 14 से नीचे को हम किस कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है, तो डोरी जो हार्डनेस मशीन है उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4. फॉर ए गुड बिल्डिंग स्टोन हाउ मच इज द रिक्वायर्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ? लेस देन 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 145 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ग्रेटर देन 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. अगर गुड बिल्डिंग स्टील की बात कर रहे हैं, स्टोन्स की बात कर रहे हैं, जो क्रशिंग स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है स्टोन की, वो क्या होती है? लोड पर यूनिट एरिया है ना, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. और वो वहां तक का हम लोड लगाते हैं जबकि स्टोन जस्ट क्रैक होना स्टार्ट करता है. तो उस समय जो लोड होता है, लोड एट फेलियर, दैट डिवाइडेड बाय एरिया, उसको हम बोलते हैं बेसिकली क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन्स. सो गुड बिल्डिंग स्टोन्स के लिए जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो मिनिमम 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होनी चाहिए, यानी 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा होनी चाहिए. तो रिक्वायर्ड जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा, यानी सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5. द प्रोसेस टू कट स्टोन्स इन सुटेबल साइज विद सुटेबल सरफेसेस इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स. क्वेरिंग ऑफ स्टोन का मतलब होता है कि स्टोन, रॉ स्टोन है उसको फाइंड आउट करना. ठीक है ना, रॉक के अंदर से स्टोन को निकालना, फिर उसको प्रॉपर उसकी डिजाइनिंग करके, उसकी कटिंग करके, उसकी शेपिंग करके जो स्टोन जिस तरीके का हमको चाहिए बिल्डिंग के लिए, रोड वर्क के लिए, उसको कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स. देखिए, द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए प्रॉपर साइज, शेप एंड फिनिश टू द रफली ब्रोकन स्टोन एज ऑब्टेन फ्रॉम द क्वेरी इज कॉल्ड ड्रेसिंग ऑफ स्टोन. क्वेरी से हमने निकाल लिया स्टोन को, फिर उसको एक प्रॉपर शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स. ओके, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ हैंड टूल्स लाइक पिकैक्स, चिजल एटसेट्रा, और विद द हेल्प ऑफ मशीन. मतलब किसी भी तरीके से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके भी अपने सर्टेन मेथड है, कुछ मेथड्स आपको ध्यान भी रखने हैं, और मैंने सिलेबस वाले पार्ट में वो चीज आपको बोल दी है. ठीक है, तो उन चीजों का ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन 6. Which of the following is used as best preservative when decay of stone is mainly due to calcium sulfate? अगर कैल्शियम सल्फेट की वजह से स्टोन का डिके हो रहा है तो जो प्रिजर्वेटिव है वो बेस्ट क्या है? बराइटा. बराइटा मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH कोल टार. देखिए यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं, चाहे बराइटा है, पैराफिन है, कोल टार है, लिंस्ड ऑयल है, ये चारों ही बेसिकली स्टोन्स के लिए जो है प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं. लेकिन अगर डिके कैल्शियम सल्फेट की वजह से हो रहा है तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो बराइटा होगा. तो हम क्या करते हैं, देखिए, ऑल कंपोजिशन गिवन इन ऑप्शंस अबव इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर स्टोन्स. फर्दर इज सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी बराइटा इज बेस्ट सुटेबल इन केस व्हेन डिके ऑफ स्टोन इज मेनली ड्यू टू कैल्शियम सल्फेट. क्योंकि क्या होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की जब कैल्शियम सल्फेट से हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो बेरियम सल्फेट मिलता है जो कि स्टेबल कंपाउंड है, और दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है. राइट, जो बेरियम सल्फेट है वो इनसॉल्युबल होता है एंड लीस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक एजेंट. ठीक है, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो CO2 एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर की, और इसको जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH होल ट्वाइस, इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली? लाइमस्टोन. ठीक है ना, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है? स्टोन की स्ट्रेंथ में एडिशन ही करता है. तो जब भी हम कैल्शियम सल्फेट की पॉसिबिलिटी है इस इंप्योरिटी की,
तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हम बेरियम हाइड्रोक्साइड के अंदर उसको पोर करते हैं, ठीक है ना, सो दैट कि बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो इनडायरेक्टली स्टोन की स्ट्रेंथ में एडिशन करेगा, और बेरियम सल्फेट है वो इनसॉल्युबल है, तो जो कि एटमोस्फेरिक एजेंट से कम अफेक्ट होगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू IS 1121 पार्ट 3, राइट, ये स्टोन की टेस्टिंग करने के डिफरेंट कोड है, 1121 मेन कोड है, उसके डिफरेंट पार्ट है, तो आपको जो इंडियन स्टैंडर्ड 1121 नंबर है याद रखना है, राइट। तो 1121 पार्ट 3 2012 के अकॉर्डिंग स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्टोन्स इज गिवन बाय ऑल सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीन्स W/πdl 2W/πdl, इसका करेक्ट आंसर तो बी ऑप्शन है, ठीक है ना। देखिए कोड क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू IS 1121 पार्ट 3 2012 द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन इज गिवन बाय 2W/πdl। यहाँ पे W क्या है, जो अप्लाई लोड है न्यूटन के अंदर, D डायमीटर ऑफ स्पेसिमेन है, और L है लेंथ ऑफ स्पेसिमेन। L और D जो है वो mm में है, और जो W है, जो लोड अप्लाई कर रहे हैं हम स्पेसिमेन के ऊपर, वो न्यूटन में, ठीक है। तो ये कोडल प्रोविजन है, तो आपको ये वैल्यू ध्यान, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा और आने के बहुत कम चांसेस है, बट कोडल प्रोविजन के हिसाब से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और ये कोड नंबर भी याद रखना है कि जो 1121 है उससे हम मैक्सिमम जो टेस्ट है स्टोन्स के, वो हम फील्ड के अंदर या लैब के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टफनेस इंडेक्स ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, ठीक है। टफनेस क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट इंपैक्ट फोर्स। इंपैक्ट क्या होता है, जो आपने कोई लोड गिराया है ना, या कोई फोर्स गिराया है स्टोन के ऊपर, सडन जो फोर्स आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट फोर्स, ठीक है ना। तो सडन फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, इंपैक्ट फोर्स। जो एबिलिटी है स्टोन की उस फोर्स को रेजिस्ट करने की, दैट इज कॉल्ड टफनेस। जो गुड बिल्डिंग स्टोन्स होते हैं वो उसमें टफनेस इंडेक्स जो होता है वो हाई होना चाहिए, ठीक है ना। स्पेशली जो स्टोन्स फाउंडेशन में काम आ रहे हैं, जबकि मशीन फाउंडेशन या वाइब्रेशन जहां पे एक्सपेक्टेड है, या हैवी फाउंडेशन बन रही है, वहां पे वो जो स्टोन्स काम आ रहे हैं उनकी इंपैक्ट वैल्यू या टफनेस इंडेक्स काफी ज्यादा होना चाहिए। तो नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि अगर टफनेस इंडेक्स 13 से नीचे है, ठीक है, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, वो स्टोन टफ नहीं है, यानी पुअर है टफनेस के अंदर। अगर टफनेस वैल्यू जो है किसी स्टोन की वो 13 से 19 के बीच में, 13 से 19 के बीच में, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे मॉडरेटली टफ स्टोन। अगर 19 से ऊपर है तो वो टफनेस ऑफ स्टोन सेट टू बी हाई, और जो गुड बिल्डिंग स्टोन है उनकी टफनेस जो है वो हाई होनी चाहिए। और हाई का मतलब क्या हो गया, 19 से ज्यादा होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर तो यहाँ पे डी आ गया। रिमेंबर हार्डनेस के केस में हम क्या कर रहे थे, 3 वैल्यू थी, 14, 14 से 17 और 17 से ग्रेटर देन। पुअर, ऑप्टिमम और मीडियम एंड ऑप्टिमम हार्डनेस, ठीक है ना। यहां टफनेस की बात कर रहे हैं हम, तो टफनेस की वैल्यू 13 है, 13 से 19 है और ग्रेटर देन 19 है। तो जो बिल्डिंग स्टोन होना चाहिए, गुड बिल्डिंग स्टोन, उसकी टफनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए टफनेस जो इंडेक्स है वो 19 से ज्यादा होना चाहिए। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के, क्योंकि हर बुक में अलग अलग डेटा लिखा हुआ है। लेकिन मेरा मानना यह है, बुक आप चाहे कोई सी भी फॉलो करे, लेकिन डेटा के लिए जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स है वो फॉलो करे, क्योंकि उनका डेटा सबसे ऑथेंटिक है, वही डेटा मान्य होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जब हम ब्रिक में आएंगे तो ब्रिक में फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए एब्जॉर्प्शन वैल्यू ये, सेकंड के लिए ये, हर किसी किताब में अलग अलग है, ठीक है ना। किसी में 20% है, किसी में 15% है, बट लेकिन अगर जो कोड आप फॉलो करोगे तो वहां से आपको फाइंड आउट होगा कि एक्चुअली हमको कितनी वैल्यू एग्जाम में लिख के आनी है। और सिमिलर वे में स्टोन के केस में भी यही है, मतलब हर चैप्टर में यही चीज है। तो मैं इन वीडियोस के माध्यम से, या मतलब इन वीडियोस में वो क्वेश्चंस डेफिनेटली पिक करूंगा जिन क्वेश्चंस के अंदर आपको ऑलवेज कंफ्यूजन रहता है और आप गलत वैल्यू को याद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इन वीडियो से आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमको एक्चुअल क्या वैल्यूज याद रखनी है। तो जहां पे हमको कंफ्यूजन रहता है ना, वो क्वेश्चन जरूर मैंने लिए इन सारे वीडियोस के अंदर, ताकि कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following test is performed on a sample of stones to check the presence of soluble matter? Soluble matter की जब बात करते हैं तो हम नॉर्मली बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर,
ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर से जो स्टोन्स अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा, इसको चेक करने के लिए जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं, दैट टेस्ट इज कॉल्ड स्मिथ टेस्ट, राइट। ये चीज ध्यान रखनी है, कई बार पूछी भी जा चुकी है। स्मिथ टेस्ट इज कैरिड आउट टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर इन द सैंपल ऑफ स्टोन। इट इज ओनली ए क्वालिटेटिवली टेस्ट, मतलब क्वालिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्टोन्स की, जो स्टोन्स हम यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक की वजह से। लेकिन ये कोई क्वांटिटेटिव टेस्ट नहीं है, मतलब इसका रिजल्ट को हम क्वांटिटी के अंदर शो नहीं कर सकते कि 10 वैल्यू है, 13 वैल्यू है या 40 वैल्यू है। ओके, दो तरह के टेस्ट होते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो क्वांटिटेटिव टेस्ट के अंदर तो एक वैल्यू निकल के आती है, क्वालिटेटिव टेस्ट के अंदर हम बोलते हैं इट इज गुड, बेटर, बेस्ट टाइप, ठीक है ना, ये बेकार है, ये अच्छा है, ये बोलते हैं, क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, व्हाट इज ए फ्री स्टोन? Stone free from impurities, stone that doesn't require dressing, metamorphic stone, stone free from veins and planes of cleavage। cleavage मतलब cracks जो डेवलप हो जाते हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। फॉर द ईज ऑफ क्वेरिंग ए स्टोन मस्ट बी सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट स्टोन होगा तो आसानी से आप क्वेरी कर सकते हो, उसकी निकाल सकते हो। कॉम्पैक्ट ग्रेन मतलब वो टूट नहीं जाना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, बना हुआ हो पूरा एक ही स्ट्रक्चर के अंदर, एंड फ्री फ्रॉम वेन्स एंड प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। जितने कम उसमें क्रैक्स वाले प्लेन्स होंगे उतना ही वो स्टोन बेटर होगा। तो फ्री स्टोन हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर मिनिमम या जीरो वेन्स एंड प्लेन्स ऑफ क्लीवेज हो। क्वेश्चन नंबर 11, अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन, ठीक है, ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी लेस पोरस, हेंस इट शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 5%। Any stone absorbing 10% of water should be rejected। क्लियरली लिखा हुआ है 5% से ज्यादा पानी जो है वो डिजायरेबल नहीं है, तो वो एब्जॉर्ब करना। लेकिन इन एनी केस अगर 10% तक भी पहुंच गया है तो भी हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा स्टोन जो 10% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है वो स्टोन हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है ना, उसको हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करना चाहिए, राइट। 5% तक यू कैन से कि डिजायरेबल है या लिमिट है, मैक्सिमम खींच खांच के उसको 10% तक कर सकते हैं, लेकिन 10% के बियॉन्ड अगर वाटर एब्जॉर्प्शन है तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड फायर रेजिस्टेंट स्टोन? मार्बल, लाइमस्टोन, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन और ग्रेनाइट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। देखिए इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। द मिनरल्स कंपोजिंग स्टोन शुड बी सच दैट शेप ऑफ स्टोन इज प्रिजर्व्ड when a fire occurs. The failure of stone in case of a fire is due to various reasons such as rapid rise in temperature, sudden cooling, different coefficient of linear expansion of minerals, etc. मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं फायर के, जो रैपिड राइज हो रही है फायर उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। टेम्परेचर एक रीजन है, सडन कूलिंग है, डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, इनकी वजह से जो फायर है वो सडनली राइज हो सकती है, ठीक है ना। The free quartz suddenly expands at a temperature lower than 600 डिग्री सेंटीग्रेड। जो क्वार्ट्ज जो स्टोन होता है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वो एक्सपैंड हो जाता है, राइट। लाइम स्टोन है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक्सपैंड होता है, ठीक है ना। और जो सैंडस्टोन जो है विद सिलिकेट्स एज बाइंडिंग मटेरियल कैन रेजिस्ट ए फायर इन बेटर वे, यानी जो सैंडस्टोन है वो 800 डिग्री से ज्यादा के ऊपर ही बेसिकली क्या होता है वो स्प्लिट होता है, राइट। तो यू कैन से कि सैंडस्टोन गुड फायर रेजिस्टेंट स्टोन है एज कंपेयर टू लाइमस्टोन, एज कंपेयर टू क्वार्ट्ज, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं। फिर फर्दर ये चीज क्या हुआ है कि जो आर्जिलेसियस मटेरियल्स होते हैं यानी आर्जिलेसियस स्टोन्स होते हैं वो स्ट्रेंथ जो होती है उनकी पुअर होती है, बट फायर रेजिस्टेंस होता है वो बेटर होता है, ठीक है। तो इसमें हमको दो चीजें मिली, एक तो जो फायर रेजिस्टेंट है वो सैंडस्टोन का ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू लाइमस्टोन। लाइमस्टोन 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्प्लिट हो जाता है, क्वार्ट्ज होता है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्प्लिट हो जाएगा, तो बेस्ट कौन सा हो गया यहाँ पे सैंडस्टोन। दूसरी आर्जिलेसियस स्टोन होते हैं वो उनकी हार्डनेस तो कम होती है लेकिन वो फायर रेजिस्टेंट ज्यादा होते हैं। तीसरी चीज हमको ये मिल रही है कि जो रैपिड राइज हो रहा है फायर के अंदर वो किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मिनरल्स का जो कोफिशिएंट है एक्सपेंशन कोफिशिएंट, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट उसकी वजह से हो रहा है, और सडन अगर कूल कर रहे हैं तो उसकी वजह से हो रहा है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे हमारे पास कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन यानी सी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ ट्रू एंड अपेरेंट
specific gravity of stone is observed as 2.7 and 2.4, then what would be its true porosity? पोरोसिटी आपको निकालनी है यानी n निकालनी है अगर आपको ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एपेरेंट दोनों ग्रेविटीज दे रखी है। ठीक है, तो ये जैसा कि मैंने कोड बोला था आपको 1124, तो 1124 में ही स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट भी स्पेसिफाई कर रखा है। तो आईएस कोड 1124 जो कि 1974 में स्पेसिफाई हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो ट्रू विस्कोसिटी होती है वो होती है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब यहाँ पे ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी 2.7 है, तो 2.7 रख दिया, माइनस 2.4 अपॉन 2.7 यानी 0.3 अपॉन ये बचा 2.7 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/9। तो करेक्ट आंसर आ गया बी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मच पीरियड इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी फॉर सीजनिंग ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन? इसका करेक्ट आंसर है 6 to 12 मंथ। जो स्टोन के अंदर जो मॉइस्चर रह जाता है जिसको हम सैप बोलते हैं, उसकी सीजनिंग के लिए जो मिनिमम पीरियड चाहिए होता है, जो सेटिस्फैक्टरी पीरियड चाहिए होता है, वो 6 से 12 महीने का चाहिए होता है। देखिए, ऑल फ्रेशली क्वेरीड स्टोन्स कंटेन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर नोन एज क्वेरी सैप, राइट, क्वेरी सैप। क्वेरी सैप क्या होता है? जो फ्रेश स्टोन आपने निकाला है क्वेरी से, उसके अंदर कुछ मॉइस्चर रहता है, दैट मॉइस्चर इज कॉल्ड क्वेरी सैप। उसकी वजह से जो स्टोन होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और उसके ऊपर काम करना आसान होता है, विच मेक्स देम सॉफ्ट एंड इजियर टू वर्क अपॉन। गुड स्टोन शुड बी फ्री फ्रॉम क्वेरी सैप। They are allowed to get rid of query sap by the action of nature. This process of removing query sap is called seasoning. A period of 6 to 12 months is generally enough for proper seasoning. जो क्वेरी सैप होता है उसको रिमूव करने के लिए हम स्टोन को नेचुरल कंडीशन में यानी सिंपली सनलाइट में ही हम डाल के रखते हैं, जिससे कि जो मॉइस्चर है वो उसका रिमूव हो जाए या इवोपरेट हो जाए। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सीजनिंग ऑफ स्टोन्स। और जो सीजनिंग के लिए जो सेटिस्फैक्टरी टाइम है स्टोन के लिए वो 6 से 12 महीने का है, राइट। यहाँ पे हम टिम्बर की बात नहीं कर रहे हैं, टिम्बर में सीजनिंग तो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टोन्स की। तो उसके लिए जो टाइम होता है वो 6 से 12 महीने का पीरियड होता है, ये हमसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, इन अ स्टोन मैसनरी स्टोन्स स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या होती है? लेयर्स के अंदर, मतलब रॉक इस तरह से लेयर्स में है, लेयर्स में होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, राइट। तो इन स्टोन मैसनरी स्टोन्स आर सो प्लेस्ड दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर टू प्लेन ऑफ बेडिंग इज एट 90 डिग्री। जो प्रेशर लगेगा वो 90 डिग्री एंगल के ऊपर लगना चाहिए। जो ये एंगल है बेसिकली प्रेशर का बेडिंग प्लेन से वो 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, यानी ये बेडिंग प्लेन है, ये प्रेशर लग रहा है तो दैट एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए। In stone masonry, the direction of natural bed of stone should be perpendicular to the direction of pressure. ठीक है, such an arrangement gives maximum strength to the stone work. अगर हम इस तरीके से कोई स्टोन मैसनरी डेवलप कर रहे हैं कि उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर का या किसी भी तरीके स्ट्रक्चर का जो लोड आने वाला है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इस तरह का जो स्टोन वर्क है वो उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। तो हमको इसी तरह का स्टोन वर्क करना चाहिए कि जो भी प्रेशर उसके ऊपर लगे वो परपेंडिकुलर लगे, यानी 90 डिग्री डायरेक्शन पे लगे। क्वेश्चन 16 पे आते हैं। एक तो डॉरी हार्डनेस टेस्ट पढ़ा था, दूसरा है ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, राइट। इन ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट साइज ऑफ इंडेंटर यूज्ड इज, इंडेंटर का मतलब होता है जैसे वहां पे स्टील बॉल थी तो यहाँ पे भी एक तरह की बॉल ही होती है, उसका साइज क्या होता है वो हमसे पूछा गया है। तो इसमें कुछ और स्पेसिफिकेशन है वो भी बता देता हूँ। दी आईएसओ मतलब आईएसओ, यहाँ पे आईएसओ मतलब इंडियन स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है ना, वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है, आई मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। 65061 जो कि 1999 में आया था, स्पेसिफाइज द मेथड फॉर ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट ऑन हार्ड मटेरियल। हार्ड मटेरियल मतलब एग्रीगेट या स्टोन। द ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग कंसिस्ट ऑफ इंडेंटिंग द टेस्ट मटेरियल विद द 10 mm डायमीटर हार्डन स्टील और कार्बाइड बॉल। वहां पे हमने कौन सी बॉल ली थी? स्टील बॉल ली थी। डॉरी के अंदर, ब्रिनल के अंदर स्टील की बॉल भी हो सकती है और कार्बाइड की बॉल भी हो सकती है, जिसका डायमीटर कितना 10 mm। तो क्वेश्चन का आंसर तो यही हो गया क्योंकि उसने साइज ऑफ इंडेंटर पूछा। इंडेंटर मतलब वो बॉल तो स्टील या कार्बाइड की हो सकती है, उसका डायमीटर कितना है 10 mm। तो आंसर तो सी यही हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम। सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ 500 से 3000 किलोग्राम फॉर 10 to 30 सेकेंड, यानी जो बॉल है उनका जो इंडेंटर है उनका जो लोड है, उनके ऊपर जो लोड आ रहा है वो कितना लोड है?
500 से 3000 किलोग्राम और 10 से 30 सेकंड के टाइम फ्रेम में वो लोड अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से जो डिटोरिएशन होता है स्टोन का उसको मेजर करते हैं। ठीक है, वही हार्डनेस को शो करता है कि स्टोन कितना हार्डनेस है। द ब्रिनल हार्डनेस नंबर is calculated by dividing the applied load with the surface area of the indentation। मतलब जितना लोड आप अप्लाई कर रहे हैं डिवाइडेड बाय द जो सरफेस एरिया जिसके ऊपर वो लोड का इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है ना, दैट वैल्यू इज कॉल्ड ब्रिनल हार्डनेस नंबर। ठीक है, तो टेस्ट किससे करते हैं? 10 mm की जो इंडेंटर होता है वो 10 mm की बॉल होती है जो स्टील या कार्बाइड से बनती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि जो बॉल होती है वो स्टील की या कार्बाइड किसकी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, बेसाल्ट इज कैटेगराइज्ड एज डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक, वॉल्केनिक रॉक, हाइपोबेसल रॉक, एसिड रॉक। देखिए इसमें थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं हम। जो इग्नियस रॉक होती है उसको हम 3 क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं। वो कौन कौन सी है? एक है डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक, दूसरी हाइपोबेसल रॉक जिसको सब वॉल्केनिक रॉक भी बोलते हैं, और तीसरी है वॉल्केनिक रॉक। ठीक है, अगर जो मैग्मा है, इफ द मैग्मा सॉलिडिफाई बिलो द अर्थ सरफेस इटसेल्फ, द सॉलिड क्रिस्टलाइन रॉक इज टर्म एज डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक। अगर मैग्मा है वो अर्थ सरफेस के नीचे ही सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो दैट टाइप ऑफ इग्नियस रॉक इज कॉल्ड डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक। इसके एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट, गैब्रो, डायोराइट। ठीक है, ये सब तीनों ही इग्नियस रॉक है, लेकिन इग्नियस रॉक के अंदर भी अगर हम क्लासिफाई करें तो ये ऑल 3 क्या है? डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक है, क्योंकि इनका जो मैग्मा है इन तीनों के केस में मैग्मा जो है अर्थ सरफेस के नीचे ही सॉलिडिफाई हो चुका है। अब हाइपोबेसाल या सब वॉल्केनिक रॉक जो होती है उसके अंदर जो मैग्मा सॉलिडिफाई हो रहा है रिलेटिवली शैलो डेप्थ पे हो रहा है, यानी अर्थ सरफेस के नीचे ही हो रहा है बट कम डेप्थ के ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट रॉक होती है वो ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं इसका, और उसका एग्जाम्पल है डोलेराइट। ओके, मतलब डीप सीटेड प्लूटोनिक में तो मैग्मा बहुत डेप्थ के ऊपर सॉलिडिफाई हो रहा है और हाइपोबेसल के अंदर यानी सब वॉल्केनिक के अंदर शैलो डेप्थ के ऊपर सॉलिडिफाई हो रहा है। वॉल्केनिक रॉक कौन सी होती है? सच रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू पोरिंग ऑफ मैग्मा एट अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस पर ही मैग्मा पोर हो रहा है, दैट टाइप ऑफ रॉक इज कॉल्ड वॉल्केनिक रॉक। इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। तो क्वेश्चन में पूछा गया बेसाल्ट किस तरह की रॉक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इट इज वॉल्केनिक रॉक। तो जो इग्नियस रॉक को कैटेगराइज किया, हमने क्लासिफाई किया है 3 अलग कैटेगरी है, वो मैग्मा जो है वो सॉलिडिफाई कहां हो रहा है? अर्थ सरफेस पे या शैलो डेप्थ पे या डीप डेप्थ के ऊपर, उसके बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया है। क्वेश्चन 18 है डोलोमाइट आफ्टर मेटामॉर्फिज्म ट्रांसफर्स टू। ठीक है, देखिए इस टेबल बता रहा हूं मैं। सम इंपॉर्टेंट मेटामॉर्फिज्म आर टेबुलेटेड एज। अगर ओरिजिनल रॉक ग्रेनाइट है तो वो कन्वर्ट होकर मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी बनेगी? जिनेस। देन अगर सैंडस्टोन है तो क्वार्टजाइन में कन्वर्ट होगी, लाइमस्टोन है तो मार्बल या शिस्ट में कन्वर्ट होगी, डोलेराइट है तो शिस्ट में कन्वर्ट होगी, और डोलोमाइट है तो मार्बल में कन्वर्ट होगी। यानी ओरिजिनल रॉक से जो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी ये आपको 5 याद रखनी है। यहां पे हमसे पूछा डोलोमाइट, तो डोलोमाइट कन्वर्ट होकर मार्बल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी जो मार्बल है वो डोलोमाइट का मेटामॉर्फिज्म फॉर्म है। ठीक है, तो मार्बल आ जाएगा आंसर। ओके, ये टेबल ध्यान रखनी है ओके पूरी, क्योंकि इसमें अभी तो मैंने डोलोमाइट पूछा है, कल को पूछा जा सकता है ग्रेनाइट किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, यानी ग्रेनाइट का मेटामॉर्फिज्म किस में हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 19, द मेटामॉर्फिक रॉक विच हैज नो फोलिएटेड स्ट्रक्चर इज क्वार्टजाइट, शिस्ट, जिनेसिस एंड नन ऑफ अबव। देखिए फोलिएटेड स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेसिकली 2 तरह की स्ट्रक्चर फेमस है। एक तो ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होती है, एक फोलेटेड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ग्रेन्ड स्ट्रक्चर जिसको ग्रेनुलोज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जैसे मार्बल है, मार्बल क्या है? बेसिकली ग्रेनुलोज स्ट्रक्चर है, ग्रेनुलोज स्ट्रक्चर, राइट। मार्बल में अगर आप कभी देखेंगे तो दाने दिखते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई लेयर्स नहीं दिखती, उसमें क्या दाने दाने आपको दिखेंगे। ठीक, और जो फोलेटेड रॉक्स होती है उसके अंदर क्या लेयर्स दिखेंगे, उसके अंदर इस तरह की लेयर्स दिखेंगे अलग अलग तरह के कलर्स की, डार्क ब्राउन, डार्क डार्क इस तरह के कलर की, तो उसको हम बोलते हैं फोलेटेड स्ट्रक्चर। तो फोलेटेड रॉक्स हैव अ टेंडेंसी टू स्प्लिट अप ओनली इन डेफिनिट डायरेक्शन। मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव ए फोलेटेड स्ट्रक्चर एक्सेप्ट फॉर क्वार्टजाइट एंड मार्बल विच हैव ग्रेनुलोज स्ट्रक्चर। तो ये पूछ रहा है कि मेटामॉर्फिक रॉक विच हैज नो फोलेटेड स्ट्रक्चर इज, तो क्वार्टजाइट और मार्बल जो होती है
वो दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेनुलोज होता है, यानी दानेदार स्ट्रक्चर होता है। अदर देन दीज टू, यानी क्वार्ट्जाइट और मार्बल के अलावा जितनी भी तरह की मेटामॉर्फिक रॉक है वो सब सारा किसका क्या स्ट्रक्चर है उनका, फोलेटेड स्ट्रक्चर, यानी उसमें लेयर्स की लाइनें दिखती है उसके अंदर, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 20, बेसिक रॉक। अब ये भी एक क्वेश्चन बनता है, एसिड रॉक, बेसिक रॉक, तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन से पूरी इसकी समरी समझ लेते हैं। बेसिक रॉक्स हैव परसेंटेज ऑफ सिलिका इन रेंज ऑफ 70 to 80, 60 to 70, 45 to 60, लेस देन 30। देखिए, परसेंटेज ऑफ सिलिका इन वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स में बी कैटेगराइज्ड एज, ये एक टेबल है पूरी, इसमें मैंने चारों तरह की कैटेगरी बना दी है, एसिड रॉक, इंटरमीडिएट रॉक, बेसिक रॉक, अल्ट्रा बेसिक रॉक। तो सिलिका का परसेंटेज है वो एसिड रॉक में सबसे ज्यादा, यानी 70 to 80, जिसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट है। इंटरमीडिएट के अंदर सिलिका का परसेंटेज 60 to 70 है, जिसका एग्जाम्पल साइनाइट है। बेसिक रॉक के अंदर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसका सिलिका का परसेंटेज 45 to 60 है, इसका एग्जाम्पल गैब्रो और सम वेराइटीज ऑफ डोलेराइट है। अल्ट्रा बेसिक में जो सिलिका का परसेंटेज होता है 30 से 45 है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, पेरिडोटाइट है एंड सम वेराइटीज ऑफ डोलेराइट। तो हमारे पास क्वेश्चन ने पूछा बेसिक रॉक में सिलिका का परसेंटेज क्या होता है बेसिक रॉक्स के अंदर, तो ये कितना होता है 45 से 60, यानी सी ऑप्शन। ओके, सो इस टेबल से आप चारों तरह की रॉक जो है, एसिड, इंटरमीडिएट एंड बेसिक एंड अल्ट्रा बेसिक, उनके अंदर सिलिका का परसेंटेज और एग्जाम्पल के साथ याद रखना है। देखिए यहाँ क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर मैंने पूछी तो एक चीज है, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में काफी चीजें बताई है। वो इसलिए बताई है कि 20 क्वेश्चन से आपके 50, 60, 70 क्वेश्चन कैसे कवर हो सकते हैं, वो चीजें आप यहाँ पे सिर्फ एक अपन 20 स्लाइड के अंदर या आधा घंटे के अंदर ही इस चीज को समझ के याद रख ले, ठीक है। तो यही मतलब इन वीडियोस का पर्पज है बेसिकली। सो आज की वीडियो को यहाँ ओवर करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, यानी क्लास 28 है, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रिक्स के, ठीक है ना, ब्रिक्स से एंड लाइम से, और लाइम के साथ एक छोटा सा टॉपिक जिप्सम भी हम डिस्कस कर लेंगे उसी के साथ। तो इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको सारे याद रखने हैं, और ऐसा नहीं है कि इन्हीं के ऊपर फोकस हो जाना है, बट अभी जितना टाइम बचा है इनको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है। इसके अलावा जो टाइम बचता है आपके पास, उसमें अदर बुक्स वगैरह भी आप कर सकते हैं।